हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उस क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक सोर्स पर बेस है। और ऑथेंटिक सोर्स हम अभी तक 2 ले चुके हैं। एक तो प्रतियोगिता दर्पण सीरीज चल रही है हमारी, इसके अलावा रोजगार निर्माण की भी सीरीज हमारी अलग से चल रही है। दोनों ही ऑथेंटिक सोर्स हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी पुरानी मैगजीन है और जो रोजगार निर्माण है वो आपको पता ही है, वो सरकारी स्रोत है। तो हमारा जो लास्ट प्रतियोगिता दर्पण का जो लेक्चर था उसमें हमने दिसंबर की जो प्रतियोगिता दर्पण थी उसे कंप्लीट कर लिया था, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। आज से जो हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है प्रतियोगिता दर्पण का, इसमें हमने जो अभी मैगजीन आई है 10 तारीख को, वो जनवरी की मैगजीन है। और जैसा कि आपको पता है कि जनवरी की मैगजीन है, इसका मतलब क्या है, इसमें नवंबर माह की घटनाएं सम्मिलित है। तो आज से हम जनवरी माह की प्रतियोगिता दर्पण प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो मुझे लगा कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्पण में जो सेक्शन आता है वो सेक्शन किस चीज़ का आता है, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का, यानी कि प्रमुख नियुक्तियों का। चलिए सबसे पहले काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है, सर संजय मूर्ति, इन्हें क्या बनाया गया है, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको बना दिया गया है, श्री संजय मूर्ति जी को। और आपको पता ही होगा कि जो सीएजी का कार्यकाल होता है ये या तो 6 वर्ष का इनका ऑफिस होता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि 65 वर्ष की आयु उसके पहले हो जाए। जो भी पहले होगा वो उसमें इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। सीएजी को पद और गोपनीयता की जो शपथ ग्रहण करवाई जाती है और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है। तो ध्यान रखना आपको नाम, संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी। नेक्स्ट, विपिन कुमार, श्री विपिन कुमार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI एक ऑर्गेनाइजेशन है और AAI के अंडर में ही भारत के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते हैं वो AAI के अंडर में ही कार्य करते हैं। तो AAI के नए चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं, श्री विपिन कुमार जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके पहले मैंने बताया था संजय मूर्ति सीएजी, और ये AAI के चेयरमैन श्री विपिन कुमार। नेक्स्ट, जस्टिस VR गवई, नाम है जस्टिस VR गवई। क्या है ये, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये एक ऐसा प्राधिकरण है जो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, या बोला जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए कोर्ट की फीस देने के लिए जिनके केस चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निशुल्क वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य करता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके अंतर्गत किया जाता है। और देखिए ये क्या बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। एक्चुअली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जस्टिस खन्ना इस समय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो दूसरा सीनियर पर्सन होता है, जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष सेकंड सीनियर पर्सन कौन है, श्री VR गवई। ये क्या हो गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, किसके हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इमामी लिमिटेड, इमामी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। इमामी की क्रीम आती है, बहुत फेमस कंपनी है भारत की पुरानी। के हर्षवर्धन अग्रवाल, फिक्की, फिक्की एक संगठन है, फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं,
क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये एक संगठन है, एक्चुअली ये व्यापारियों का संगठन है। जैसे मजदूरों के संगठन होते हैं, ऐसे ही व्यापारियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी संगठन होते हैं। तो फिक्की उसी प्रकार का संगठन है। पूरा नाम मैंने आपको बताया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो चूंकि व्यापारियों को और उद्योगपतियों का संगठन है, तो उसका अध्यक्ष भी कोई ना कोई उद्योगपति ही बनेगा। ठीक है, हर बार बदलते रहते हैं। तो इस बार श्री हर्षवर्धन अग्रवाल, और बेसिकली ये किस कंपनी के हैं? ये इमामी लिमिटेड के हैं। तो फिक्की का नया अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। नेक्स्ट, राजेश कुमार सिंह, देश के नए रक्षा सचिव। ठीक है, हमारे देश की जो पूरी रक्षा प्रणाली है, देखिए रक्षा में मैंने आपको बताया था कि जल, थल और वायु, ये 3 अलग अलग हैं सेना के संगठन। इनके अलग अलग प्रमुख अलग अलग होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑफिशियल वर्किंग की यदि हम बात करें, तो ऑफिशियल वर्किंग में हमेशा ही क्या होता है? हमेशा ही एक नया, मतलब हमेशा एक सचिव स्तर का जो व्यक्ति होता है, वो ऑफिशियल वर्किंग का हेड होता है। तो हमारे देश के नए रक्षा सचिव कौन बना दिए गए हैं? श्री राजेश कुमार सिंह। तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि सचिव की चर्चा करें, तो रक्षा सचिव, इसके अलावा जो विदेश सचिव भी बनते हैं, वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है, श्री राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव। चलिए नेक्स्ट, मैडम प्रवीणा राय, ये कौन है? ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX की नवीन प्रबंध निदेशक, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन? प्रवीणा राय। देखिए MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए कमोडिटी एक्सचेंज से मतलब ये हो जाता है कि कमोडिटी एक्सचेंज अलग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज अलग होते हैं। जैसे BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन कमोडिटीज का जहाँ पे लेन देन होता है, वो कमोडिटी एक्सचेंज अलग होता है। तो कमोडिटीज में किस चीज का लेन देन होता है? जैसे गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, कॉपर का भी होता है, इसके अलावा क्रूड ऑयल। इनकी जो प्राइस होती है, उसके ऊपर कहना चाहिए खरीदना और बेचना होता है। तो वो कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज से अलग रहते हैं। MCX देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। तो उसकी नई जो प्रबंध निदेशक हैं, वो कौन है? प्रवीणा राय। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के नए प्रमुख बना दिए गए हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आप बोलें कि इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस का सबसे बड़ा जो संगठन है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की एक्टिविटी उसको लेकर के कार्य करते हैं। तो वो संगठन, उस संगठन का नाम क्या है? इंटरपोल। इंटरपोल का जो मुख्यालय है, वो फ्रांस देश में स्थित है। फ्रांस में लियोन, सेंट लियोन करके एक जगह है, यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। और अब इंटरपोल के नवीन अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? नए प्रमुख वाल्डेसी उर्किजा, ये ब्राजील के हैं। तो पहली बार इंटरपोल का कोई नया प्रमुख ऐसा व्यक्ति बना है, जो ना तो कोई अमेरिकन है और ना ही वो कहना चाहिए यूरोप का व्यक्ति है। ये कहाँ के हैं? ये हैं ब्राजील के। नेक्स्ट, देखिए नवंबर दिसंबर का जो समय होता है, उस समय जो कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें आपका मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, ये सारी प्रतियोगिता का समय होता है। तो वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात की जाए किसकी? मिस यूनिवर्स की। तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बन गई है? विक्टोरिया कजेर थेलविक। ये मैंने जब आपको रोजगार निर्माण के जो न्यूज बताई थी, उसमें भी मैंने ये आपको बताया था। कौन है? विक्टोरिया कजेर थेलविक। कहाँ की हैं? ये हैं डेनमार्क की हैं। और डेनमार्क की तरफ से पहली बार कोई विश्व सुंदरी का खिताब किसी ने जीता है। तो नाम ध्यान रखना है आपको, विक्टोरिया कजेर थेलवेग, मिस यूनिवर्स कहाँ की रहने वाली हैं? डेनमार्क की। नेक्स्ट, मिस इंटरनेशनल। मिस यूनिवर्स के बाद क्या है?
मिस इंटरनेशनल 2024 और ये किसने जीता है? वियतनाम। वियतनाम की कौन है? क्वीन थी थान थुई। क्योंकि वियतनाम की है इसलिए नाम थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं, क्वीन थी थान थुई, ये इनका नाम है। और दोनों ही जगह, 3 जगह आप देखेंगे तो टी एच टी एच टी एच, कभी कभी नाम आता है तो उनका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर टी एच टी एच टी एच आपको 3 बार मिल जाएगा। कहाँ की हैं? वियतनाम की हैं। कौन सा पुरस्कार है? मिस इंटरनेशनल का पुरस्कार वियतनाम की ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट, मिस अर्थ 2024। ठीक है, पहले था मिस यूनिवर्स, फिर था मिस इंटरनेशनल, अब हम बात करें मिस अर्थ। तो मिस अर्थ ऑस्ट्रेलिया की जो जेसिका लेन है, ठीक, ये हैं जेसिका लेन, ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये विनर रही हैं किसकी? मिस अर्थ की। ऑस्ट्रेलिया की कौन? जेसिका लेन। तो मैंने आपको बता दिया अभी, ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन मिस अर्थ। इसके पहले था थी थान थुई, ये कौन है? मिस इंटरनेशनल। और मैडम विक्टोरिया कजेर थेलविक, ये कौन है? मिस यूनिवर्स। ये तीनों आपको काफी महत्वपूर्ण है, तीनों प्रतियोगिताएं, तीनों याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार, काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। देखिए, बुकर पुरस्कार में 2 पुरस्कार मिलते हैं, एक बुकर और एक मैन बुकर। ये जो बुकर पुरस्कार है ये किसी इंग्लिश राइटर को दिया जाता है, कोई भी हो सकता है वर्ल्ड में, कोई भी इंग्लिश राइटर, लेकिन उसकी जो बुक पब्लिश हुई है वो बुक पब्लिश यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड यहीं पर पब्लिश हुई हो, तो उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ये बुकर अवार्ड दिया जाता है। तो बुकर अवार्ड 2024 किसको मिला है? ब्रिटेन की हैं, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। तो मैडम सामंथा हार्वे को मिल गया है, और उनका इंग्लिश नॉवेल है, नॉवेल का नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, ये सामंथा हार्वे हैं और उनके हाथ में ये जो नॉवेल है आपको दिख रहा होगा, ऑर्बिटल नाम का ये नॉवेल है। और बुकर पुरस्कार 2024, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। महत्वपूर्ण है बुकर पुरस्कार, एमपीपीएससी में कहना चाहिए बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बुकर पूछ रहे हैं या फिर मैन बुकर पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ये काफी बड़ा पुरस्कार है और ये 1 वर्ष पुराना ही मिलता है। तो 2023 के लिए 2 लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया है। कौन से हैं? पियानो वादक हैं डेनियल बरेनबोइम, ये जो हैं ये पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम। और शांति कार्यकर्ता कौन है? अली अबू अब्बाद। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें दोनों को 50-50 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र ये इसमें दिया जाता है। अवार्ड काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा 2023 का। चलिए नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर माह में विदेश यात्रा करी है और उस विदेश यात्रा में उन्हें 4 देशों ने क्या किया है? अपने यहाँ के अलग अलग देश जो हैं वहाँ के सर्वोच्च जो सम्मान है उससे सम्मानित किया है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपसे पूछने में आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कहाँ कहाँ की यात्रा हुई है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 16 से 21 नवंबर की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, तो 3 देशों की यात्रा है। कौन कौन सी? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा के दौरान 4 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें प्रदान करने की घोषणा की है। तो कितने देश हैं? 4 देश। हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि कितने देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, तो नवंबर माह में कितने हो गए? 4 देश। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले नाइजीरिया। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइजीरिया का। नाम क्या है इसका?
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो देखिए, जो भी सर्वोच्च सम्मान होता है उसके लास्ट में या पहले देश का नाम जरूर आता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा नाम याद रखना है। यहाँ कमांडर नाम आ रहा है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ज्यादातर देशों के जो पुरस्कार होते हैं उनके नाम लगभग इससे मिलते जुलते ही आपको मिलेंगे। तो नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? प्रधानमंत्री जी को दिया गया। नेक्स्ट, कैरिबियन देश डोमिनिका, ठीक, जो कैरिबियन सागर है दक्षिण अमेरिका के पड़ोस में। तो कैरिबियन सागर का जो छोटे छोटे वहाँ पे बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे आइलैंड्स है, तो डोमिनिका है वहाँ पर। तो डोमिनिका ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। क्या नाम है सम्मान का? डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया। इसके पहले नाइजीरिया मैंने बताया, ये कौन हो गया? डोमिनिका। तीसरी बात करें, बारबाडोस। बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक, क्या नाम है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये सम्मान, ये सर्वोच्च सम्मान है बारबाडोस का, ये भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। और सबसे लास्ट में कैरिबियन देश है एक और, गुयाना। और गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। कई बार आपसे पुरस्कार का नाम देख करके पूछ सकते हैं कि ये किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान कौन सा द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया। तो ऐसे में हमें पुरस्कार का नाम याद रखना जरूरी है कि ये इस देश से संबंधित पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसका है? गुयाना का है। और किसको दिया गया? प्रधानमंत्री जी को दिया गया नवंबर में, जब उनकी यात्रा थी वहां की, तब दिया गया। तो 4 देशों के ये सम्मान हो गए। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड प्रदान करते हुए शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार 24 अक्टूबर को वाशिंगटन में अपने पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया है। ये जो हमारे RBI के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी, इनको पिछली बार भी ये पुरस्कार मिला था, यानी सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार इनको पिछली बार भी मिला था, इस बार फिर से मिल गया है। इसके अलावा जो SBI है उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का भी पुरस्कार इस पुरस्कार वितरण समारोह में मिला है। तो ध्यान रखना है आपको, शक्तिकांत दास जी को पुरस्कार मिला है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका कहाँ की है? वो अमेरिका की, उन्होंने दिया है। रेटिंग कौन सी दी है उन्होंने? A+ रेटिंग दी है। चलिए कुछ पुस्तकों की बात करें। MPPSC में कुछ ना कुछ पुस्तक जरूर पूछने में आ जाती है। एक तो पुस्तक आपको जो मैंने अभी बताया था बुकर अवार्ड की, ठीक है, ऑर्बिटल, तो सामंथा हार्वे की, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पुस्तक है रतन टाटा अ लाइफ। ये पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। क्योंकि रतन टाटा जी का अभी निधन हुआ है हाल ही में, तो हो सकता है उनसे जुड़ी हुई पुस्तक आपसे पूछ लें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुस्तक का नाम क्या है? रतन टाटा अ लाइफ। राइटर कौन है? थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट एक और बुक है शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार, और ये पुस्तक किसने लिखी है? मोहर बसु ने ये पुस्तक लिखी है। फिर भी चूंकि रतन टाटा की पुस्तक है, ये रतन टाटा के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, तो आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है। थॉमस मैथ्यू की बुक है, बुक का नाम है रतन टाटा अ लाइफ। चलिए आगे बढ़े। संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत सारे होते हैं, जिसमें थल सेना का भी होता है, जल का भी होता है और वायु के भी होते हैं। थल और जल के बहुत ज्यादा होते हैं, और अलग अलग सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के नाम भी अलग अलग हैं। ज्यादातर आपको नाम दे दिया जाएगा, फिर नाम दे करके पूछा जाएगा कि किन देशों का है। एक इसमें भारत है, दूसरा देश हमको बताना पड़ेगा, वो डिटेक्ट हो जाता है। जैसे भारत सिंगापुर,
का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कौन सा? सिम्बेक्स। तो देखिए लिखा हुआ है सिम्बेक्स, ठीक है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, ठीक है ना, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो बायलैटरल है उसका मतलब क्या होता है? द्विपक्षीय। मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? सामुद्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिम्बेक्स है वो समुद्री अभ्यास है, और एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। ऐसे ही देखिए दूसरा क्या है? विनबैक्स। विनबैक्स में देखिए वियतनाम, वी से क्या हो गया? वियतनाम, आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है ना। अब बाइलेटरल, अब ये क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इंडिया एंड वियतनाम बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये क्या नाम है इसका? विनबैक्स। तो ये मिलिट्री मतलब क्या हो गया? थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना सैन्य विशेष बल का संयुक्त अभ्यास कौन सा है? वज्र प्रहार। किस किस का है? भारतीय सेना और अमेरिकी सैन्य विशेष बल, इनका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार। अब देखिए इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है, तो वज्र प्रहार आपको ध्यान रख लेना है, इंडिया और यूएस का ये संयुक्त अभ्यास है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2024। देखिए ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये हर वर्ष होते हैं, ठीक है। इनके नाम भी फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल इनके नाम बदल जाएंगे, नाम भी इनके फिक्स रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, वज्र प्रहार भारत और यूएस का है, गरुण भारत और इंडोनेशिया का है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, दोनों देशों की सेनाएं मिलकर के किसी स्थान पर सैनिक अभ्यास करती हैं और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को साझा करती हैं। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, तो 15 नवंबर को किसका बर्थ डेट है? वो बिरसा मुंडा जी का बर्थ डेट है, इनकी 150वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में ₹150 का स्मारक सिक्का और ₹5 मूल्य के स्मारक डाक टिकट, यानी ₹150 का स्मारक सिक्का और ₹5 का स्मारक डाक टिकट का विमोचन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जमुई में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। तो ₹150 का सिक्का और ₹5 का डाक टिकट, ये किसके नाम पर? बिरसा मुंडा जी के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने किया। कहाँ पर किया है? बिहार में किया। हाँ, उपलक्ष्य क्या था? वो था 15 नवंबर, जबकि क्या है? 150वीं जयंती है, 150वीं जयंती है किसकी? बिरसा मुंडा जी की। नेक्स्ट है, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन? शारदा सिन्हा, काफी प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं ये। शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हुआ। आपसे पूछ सकते हैं कि शारदा सिन्हा जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये लोक गायिका के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए हैं। हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें भी इन्होंने गाने गाए हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। तो शारदा सिन्हा जी का नाम आपको ध्यान रखना है, लोक गायिका। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो जो प्रतियोगिता दर्पण का एक पार्ट हमने इसमें देख लिया है। मैगजीन अभी जनवरी वाली कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और खेल घटनाएं अभी और बाकी हैं। तो अगले 2 से 3 लेक्चर में हम ये जनवरी वाली मैगजीन कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।